आइए आपका इंतज़ार है। तो स्वागत है सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी इसका नाम है। क्रिस्टलोग्राफी में 17वें नंबर की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जितने ज़्यादा स्टार दे सकूँ 5, 6, 10, 10 में से 10, 5 में से 5, उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि उसी हिसाब से पढ़ोगे भी इस वीडियो को। ठीक है, देखते हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो इसको 2 पार्ट्स, अगर ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा तो एक ही पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे, बट अगर लंबा होगा तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं वीडियो को बनाना। देखो ध्यान से, देखो लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। 5 नंबर में आएगा, शॉर्ट में करना। 15 नंबर या 10 नंबर में आएगा तो डिटेल में करना, रीज़न के साथ, एग्जाम्पल के साथ। अगर 5 नंबर में आता है तो डायरेक्ट लॉ लिख देना, ठीक है, और छोड़ देना, या फिर एग्जाम्पल छोटे में लिखना, मेरा मतलब। ठीक है, तो देखो तो कुछ लॉज होते हैं हमारे फंडामेंटल लॉज जो हमारी क्रिस्टलोग्राफी को गवर्न करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं, ये हमारे लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी हैं। ठीक है, ये दीज लॉज are established by studying angular relationship between the crystal faces and external forms। जो angular relationship होते हैं हमारे crystal faces के बीच में और external forms को study करते हुए ये laws बनाए गए हैं। ठीक है, तो these are the fundamental laws that govern the whole crystallography और इन laws को हम बोलते हैं laws of crystallography। ठीक है, देखो अब laws कितने हैं इसमें, यहाँ पर 5 laws दिख रहे हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, यानी इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट होगा। लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, जो इंडिसेस होती हैं हमारी, पैरामीटर पढ़ते हैं हम, पैरामीटर का रेसिप्रोकल करते हैं तो उनको इंडेक्स बोलते हैं, मिलर इंडेक्स, मिलर इंडिसेस, वो हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। लॉ ऑफ एक्सियल रेशियो, कि भाई हमारे एक्सियल का रेशियो कितना होता है, क्या होता है, वो हम देखेंगे। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री, इन्हीं सारे लॉज को हम एक साथ बोलते हैं लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल पे। ठीक है, अब देखो इंटरफेशियल एंगल हमें पता है, हमने क्या पता है जनरल डेफिनेशन। 2 एडजेसेंट फेसेस हैं, ठीक है, मान लो एक फेस ये है, एक फेस ये है, ठीक है, और इनके ये एडजेसेंट है, एक दूसरे से सटे हुए, इनके बीच में जो एंगल है वो इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, ये हम पढ़ते आए, पर मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, न्यू डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन में क्या है, इस फेस पे जो मैं नॉर्मल डालूंगा और इस फेस पे जो मैं नॉर्मल डालूंगा, उन नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल कहलाएगा इंटरफेशियल एंगल। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, हम अभी तक जनरल डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, ये प्रॉपर डेफिनेशन है कि भाई इंटरफेशियल एंगल इज द एंगल सबटेंडेड बिटवीन द नॉर्मल्स ड्रॉन ऑन द 2 फेसेस कंसर्न। यानी 2 फेसेस पे जो हमने नॉर्मल डाले हैं उन नॉर्मल के भी वो नॉर्मल एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगी, और उन नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, सबटेंडेड है, एंगल सबटेंडेड बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द 2 फेसेस ड्रॉन ऑन द 2 फेसेस, जिन 2 फेसेस की बात कर रहे हैं हम, उन फेसेस के बीच पे, उन फेसेस पे जो नॉर्मल पड़े हैं, उन नॉर्मल्स यानी परपेंडिकुलर के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। नॉर्मल पता है ना, जो 90 डिग्री की लाइन है जिसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, कि एक फेस पे जो मैंने परपेंडिकुलर डाला, जैसे ये पेज है, ये मान लो एक फेस है, इसमें मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर आ गया 90 डिग्री का, इसी को हम नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइन। ठीक, अब देखो, अब इस लॉ पे आ जाते हैं। देखो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ हमारा कहता है कि जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं क्रिस्टल के किसी पर्टिकुलर मिनरल के, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। यानी किसी पर्टिकुलर मिनरल के क्रिस्टल का जो इंटरफेशियल एंगल होता है वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं। यानी फॉर अ पर्टिकुलर मिनरल, अरे वर्ड टू वर्ड जाते हैं, अपना क्यों बना रहा हूँ मैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंटरफेशियल एंगल्स ऑफ अ क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर मिनरल ऑलवेज रिमीन्स कांस्टेंट। यानी किसी पर्टिकुलर मिनरल का जो क्रिस्टल होगा उसके जो इंटरफेशियल एंगल होंगे वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेंगे। यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, अब रीज़न क्या है, अब रीज़न देखो यार, कोई भी पर्टिकुलर मिनरल हमने लिया तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा कैसा रहेगा, मतलब उसके क्रिस्टल का एटॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो पोजीशन होगी फेसेस की वो भी ऐसे क्रिस्टल के लिए बराबर रहेगी, हमेशा बराबर रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसी के चलते जो हमारे करस्पॉन्डिंग उसके बीच में जो इंटरफेशियल एंगल्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे हर एक क्रिस्टल के लिए ऑफ ए गिवन मिनरल। एक गिवन मिनरल के क्रिस्टल के लिए
हमारा इंटरफेशियल एंगल कांस्टेंट रहेगा, यही हमारा लॉ कहता है। और क्यों रहेगा? क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके लिए, उसका क्रिस्टल का कांस्टेंट रहेगा। किसी पर्टिकुलर मिनरल के लिए जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा उसके क्रिस्टल का, वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा। तो जो पोजीशन होगी उसके फेसेस की वो भी बराबर रहेगी हमेशा। फिर जब उसके फेसेस की पोजीशन बराबर होगी तो जब हम उन पर नॉर्मल डालेंगे और उस एंगल को नापेंगे तो वो बार बार बराबर आएगा और वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है शायद। ठीक है, अच्छा अब देखो इसमें थोड़ा और भी लिखा हुआ है मैंने, प्रोवाइडेड दे हैव आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन एंड आर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। यहाँ पर हमें ये होना चाहिए कि भाई जिस क्रिस्टल के हम इंटरफेशियल एंगल नाप रहे हैं उनका केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल हो और उनको नापा गया हो सेम टेम्परेचर में। अलग अलग टेम्परेचर में नापेंगे तो हमें अलग अलग मिल सकता है। ठीक है, एंड रिगार्डलेस द साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल, और साइज और शेप, क्रिस्टल के साइज और शेप के रिगार्डलेस। ठीक है, रिगार्डलेस द साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल। तो आया लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल समझ में। 6 मिनट इतने में ही गुजर गए, मुझे लगता है इसको 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं, अभी बना रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। देखो हमारा लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल क्या कहता है कि जो हमारे क्रिस्टल, किसी भी पर्टिकुलर मिनरल के लिए जो उसका जो क्रिस्टल होगा, किसी भी पर्टिकुलर मिनरल का जो क्रिस्टल होगा उसके बीच में जो उसके जो इंटरफेशियल एंगल होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। और क्यों कांस्टेंट होते हैं? क्योंकि देखो किसी भी मिनरल का जो क्रिस्टल होगा उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर फिक्स होगा। उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर फिक्स होगा तो जो पोजीशन होगी उसके फेजेस की वो बराबर रहेगी, हमें हर बार उस क्रिस्टल के लिए बराबर रहेगी। फिर उसके फेजेस में जो हम करस्पॉन्डिंग इंटरफेशियल एंगल होंगे वो भी बराबर ही रहेंगे इस वजह से, है ना। बस शर्त ये है कि हम जब उसको नापें तो उनका केमिकल कंपोजिशन आइडेंटिकल होना चाहिए, केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होना चाहिए और जिस टेम्परेचर पे हम नापें वो टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर चाहे उनका साइज़ और शेप कुछ भी हो उस क्रिस्टल का, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ये है हमारे क्या इंटरफेशियल एंगल जो है हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इसमें क्या है, जब हम इंटरफेशियल एंगल को हम किससे नापते हैं? गोनियोमीटर से। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, बस यहाँ पे 2 टाइप्स लिखे हैं, कॉन्टैक्ट गोनियोमीटर और रिफ्लेक्टिंग गोनियोमीटर से हम इनको नापते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे लॉ की तरफ। जो दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस, ये हमारा ये कहता है, क्या कहता है उसको समझते हैं। पहले समझो हमारे पास एक फेस है ABC, ये बड़ा वाला हमारा एक फेस है और ये छोटा वाला डैश डैश लाइन वाला DEF ये हमारा दूसरा फेसेस है। ये कुछ इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, A ने एक्स एक्सेस को यहाँ पर काटा, Y एक्सेस को उसने B पे काटा और Z एक्सेस को C पे काटा। D ने इस फेस के मतलब DEF वाले ने D ने इस फेस को X एक्सेस पे यहाँ पर काटा, Y एक्सेस को यहाँ पर काटा और Z एक्सेस को यहाँ पर काटा। तो इन्होंने इंटरसेप्ट्स मारे और इन इंटरसेप्ट्स को क्या बोलते हैं हम? इंटरसेप्ट्स आर कॉल्ड पैरामीटर्स। इन्हीं इंटरसेप्ट जहाँ जहाँ पर इन्होंने इसको काटा तो उसको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर हमने बोल दिया। अब देखो दो हमने फेसेस लिए ABC और DEF। तो ABC वाले फेस ने X एक्सिस को काटा एक दूरी पे, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है। DEF ने भी उसको काटा एक दूरी पे। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, Y को काटा इसने 1 यूनिट डिस्टेंस पे ABC ने, है ना। Y को यहाँ पे 1 यूनिट डिस्टेंस पे काटा और यहाँ पर काटा DEF ने काटा इसको 2 यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, Z एक्सिस को देखो, Z एक्सिस को कहाँ पे काटा? ABC ने 2 यूनिट डिस्टेंस पे और DEF ने काटा 1 यूनिट डिस्टेंस पे। इतनी बात समझ में आई? तो हम ABC को हमारा स्टैंडर्ड फेस मान रहे हैं और DEF हमारा स्टैंडर्ड फेस नहीं है, वो हमारा कोई दूसरा फेस है। ठीक है, तो अब हम इसको इसके टर्म्स में यानी DEF फेस को हम ABC फेस के टर्म्स में लिखना चाह रहे हैं, उसकी लेंथ्स को। ठीक है, तो जो OD है हमारा, देखो OD इज इक्वल टू OA, OD इज इक्वल टू OA बराबर है।
ओ ई है, ओ ई जो है ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 2 यूनिट डिस्टेंस है, तो ओ ई जो है वो ओ बी का 2 गुना है, यानी तो ओ ई इज इक्वल टू 2 ओ बी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। और ओ एफ की बात करो, देखो ओ एफ ये वाला पॉइंट एफ है, तो ओ एफ है ये हमारा 2 यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 है, तो ये इसका हाफ हो गया, यानी जो हमारा ओ एफ है वो हाफ है ओ सी का, ठीक है, जो ओ एफ है वो हाफ है ओ सी का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखो इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो अगर मैं पैरामीटर्स लिखना चाहूँ फेस डी ई एफ के विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड फेस ए बी सी, ठीक है, या विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड फेस ए बी सी, मैं पैरामीटर्स लिखना चाह रहा हूँ डी ई एफ फेस के किसके रिस्पेक्ट में, फेस ए बी सी के। तो देखो पहले मैं ऊपर लिखूँगा किसके, डी ई एफ के, तो 1 2 और 1 लिख दिया, 1 2 और 1 ये डी ई एफ के थे, तो 1 2 और 1, और नीचे लिखूँगा उनके नीचे करस्पॉन्डिंग फेस ए बी सी के, तो 1 1 और 2, 1 1 और 2, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पैरामीटर का रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें मिलर इंडिसेस मिल जाती हैं, इंडिसेस मिल जाती हैं, है ना, या मिलर इंडिसेस बोलो उसको, जब हम फ्रैक्शन क्लियर कर देते हैं तो उसको मिलर इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये लॉ हमारा यही बताना चाहता है कि जब हम किसी एक फेस को दूसरे फेस को, फिर हमने माना कि मान लो ये स्टैंडर्ड फेस था, इसको हमने यूनिट फेस मान लिया, अगर हम किसी एक फेस को किसी यूनिट फेस के टर्म्स में लिखते हैं या उसके उनका रेशियो लिखते हैं, तो जो उनका रेशियो होगा ना वो 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे करके होगा, ना कि 1:√2, 1:√3, 1:5 ऐसे नहीं होगा, वो 1:1, यानी वो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है, वो एक रैशनल नंबर होगा, जो इंडिसेस होंगी वो रैशनल होंगी, इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, ठीक है। उसको हम इरेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस रेशियो को हम रैशनल नंबर के ही फॉर्म्स में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस, ठीक है। अब इसका वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन बाय मिलर, अ लॉ हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड स्टेटिंग दैट, तो क्रिस्टलोग्राफिक नोटेशन जो मिलर ने दी थी उसके हिसाब से एक लॉ बनाया गया जो कहता है द इंटरसेप्ट्स दैट एनी फेस मेक्स ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर ईदर इन्फिनाइट और स्मॉल रैशनल मल्टीपल्स ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय द यूनिट फॉर्म। जो हमने देखो किसी भी फेस ने जो इंटरसेप्ट मारे हमारे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पे, और जो हमारे यूनिट फेस ने भी इंटरसेप्ट मारे होंगे, तो जो किसी भी फेस ने जो इंटरसेप्ट मारे हैं वो या तो इन्फिनाइट या फिर स्मॉल रैशनल मल्टीपल होंगे जो इंटरसेप्ट हमारे यूनिट फॉर्म ने मारे हैं, यानी यूनिट फॉर्म के इंटरसेप्ट्स का मल्टीपल होंगे, वो रैशनल मल्टीपल होंगे, ठीक है। या तो वो इन्फिनाइट मल्टीपल होगा, या तो उससे वो इन्फिनाइट टाइम्स बड़ा होगा, या उसका वो रैशनल मल्टीपल होगा, 2 टाइम्स बड़ा होगा, 3 टाइम्स बड़ा होगा, 4 टाइम्स बड़ा होगा। तो जब हम उसका रेशियो लिखेंगे, हेंस रेशियो बिटवीन इंटरसेप्ट्स ऑफ 2 फेसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1:1, 1:2, 3, 4, 1:3, 1:4 एंड सो ऑन, दैट इज 1 एनी रैशनल नंबर, यानी 1 और उसके 2 में हमारा कोई भी रैशनल नंबर होगा, पर उसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, बट नॉट एज, ऐसे नहीं लिख सकते कि 1:√3 लिख दिया, 1:2, 1:5 ऐसे नहीं लिख सकते, यानी डैजेस करके 1 एनी इरेशनल नंबर, इस फॉर्म में हम नहीं ले सकते, हम बस उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हमारा लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस कहता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। इसका मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, उसमें ये हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं उस वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।